तो कल मेरी पूरी वीडियो अपलोड क्यों नहीं हुई, तो मैंने कल ही बता दिया था कि कल मुझे बहुत ज़्यादा काम था और काम खत्म होते होते मुझे बज गए 5 और मैं 5 बजे एक्सप्लेनेशन करने बैठ गया। तो 6 बजे तक जितना भी एक्सप्लेन हुआ मैंने बस उतना ही अपलोड कर पाया। तो सॉरी, आगे से ऐसा फिर नहीं होगा। और मैं सॉरी क्यों नहीं कह रहा हूँ इन 3 व्यूज़ को। एक तो मैंने खुद नहीं देखा है, दूसरा तो मेरे दूसरे मोबाइल का है और तीसरा तो शायद मेरे फ्रेंड ने देखा होगा। तो अब हम इन सब चीज़ों को इग्नोर करते हुए हम हमारी वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। तो कल मैंने एक्सप्लेन किया था डिटेक्टिव बोर्डमैन तक। इसको देखने से पहले आप मेरी ये वाली वीडियो ज़रूर देखना, तभी आपको आगे की स्टोरी समझ आएंगी। और फिर वहाँ पर डिटेक्टिव बोर्डमैन आता है जो कि डैनी के बारे में क्लोई से पूछताछ करने लगता है। डिटेक्टिव का क्लोई से एक और लिंक था कि जब डैनी और क्लोई छोटे थे तब उनका दोस्त माइकल भी गायब हो गया था क्योंकि उसने नॉक वाला गेम खेला था। अब इन दोनों का यह मानना था कि ये सब मैंने नहीं किया है, इसलिए वो रोज रात जाकर उसके गेट पर नॉक करते थे और वो इस हद तक नॉक करते थे कि उसने सुसाइड ही कर लिया। पर ये पूरा सच नहीं था जिसके बारे में मैं आपको अंत में बताने वाला हूँ। क्लोई खुद अब इन चीजों के बारे में इंटरनेट पर सर्च करती है और उसे कुछ जानकारी भी मिल जाती है। अब मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ उन सबको ध्यान से सुनना और समझना, क्योंकि आप तभी सब कुछ समझ सकते हो और मुझे आप सभी की हेल्प चाहिए होगी। हेल्प इन द सेंस कि आपको बस सब कुछ ध्यान से सुनना है, तभी आप सब कुछ ठीक से समझ सकते हो। क्लोई इस चीज के बारे में जिसको बताती है कि एक एंशिएंट डीमन है और इसका नाम है बाबा यागा और इसकी पावर्स लिमिटेड होती है। इसे एक ह्यूमन स्लेव चाहिए होता है जो कि इसकी हेल्प करता है इंसानों को फंसाने में और हमारी दुनिया में लाने के लिए। और क्लोई को लगता है कि मैरी भी उसी की स्लेव थी और उसकी चेस्ट पर भी ऐसा ही निशान था। और अब गेट पर पहले नॉक करने पर वो डीमन जाग उठता है और दूसरे नॉक पर स्लेव था कि वो डीमन को आजाद कर सके। बेसिकली गेट्स और विंडोज ऑल्टर की तरह काम करते हैं और अगर स्लेव को इस डीमन से आजादी चाहिए तो उसे सुसाइड करना होगा, जैसे कि मैरी ने किया था, या फिर किसी को ट्रिक करके रिप्लेस कर सके और वो भी बहुत ही इविल काम करके। लेकिन जेस इसकी इन बातों पर यकीन नहीं करना चाहती थी और जेस के सामने वाले शीशे में जेस नहीं बल्कि कोई और ही काली परछाई नजर आ रही थी, जिसे देखकर क्लोई वहां से डरकर भाग जाती है। और जब जेस देखती है तो वहां पर ऐसा कुछ भी नहीं होता। और दूसरी तरफ डिटेक्टिव ने क्लोई और जेस के घर पर नजर रखी हुई थी और फिर हम देख पाते हैं कि जेस क्लोई को अपने वर्किंग स्टूडियो में ले जाती है जहाँ पर उसका ध्यान थोड़ा सा हट जाता है और यहाँ के स्कल्पचर्स अपने आप मूव होते हैं जिस पर वो क्लोई पर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है। और अगले दिन सारा का सारा स्टूडियो तबाह हो जाता है और ये इल्जाम लगता है क्लोई के ऊपर और जेस उसके ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा करती है। जेस को फ्लोर पर एक चीज लिखी हुई मिलती है और वहाँ पर लिखा था शी इज माइन और ये वही बाबा यागा ने लिखा था। और माँ बेटी के बीच में फिर से अनबन हो जाती है पर क्लोई कहती है कि उसने ये सब नहीं किया। जेस को घर के बाहर कुछ फेल होता है इसलिए वो चाकू लेकर घर के बाहर देखने चली जाती है और जैसे वो घर के बाहर चली जाती है तो घर की लाइट्स चली जाती है और घर के अंदर क्लोई को मैरी की स्पिरिट वार्न करती है कि तुम यहाँ से चले जाओ। और वहाँ पर बाबा यागा आ रही थी। अब क्लोई रूम में जाकर छुपती है लेकिन गेट बंद करने से क्या होगा, वो तो गेट से ही आती है। अब ये रूम फिर से एक पोर्टल की तरह काम करने लग जाता है और बाबा यागा घर में आ जाती है और वो उसे अपनी दुनिया में ले जाने वाली होती है कि तभी वहाँ पर जेस आकर उसे बचा लेती है। और इस बार वो क्लोई की बात सुन लेती है और घर के सारे दरवाजे और गेट्स को जला देती है ताकि बाबा यागा ना आ सके। और अगली सुबह जेस देखती है कि एक जला हुआ गेट फ्रंट पोर्च में लगा हुआ है और उसमें से एक जंगल का सीन दिख रहा होता है और तब एक इविल फोर्स आती है और क्लोई को धक्का दे देती है जिससे उसको चोट आती है और बाबा यागा उसे खींचकर अपनी दुनिया में ले ही जा रही होती है कि तभी जेस आकर उसे फिर से बचा लेती है जिससे बाबा यागा फिर से नाकाम हो जाती है। और जब वो फिर से मेन गेट की तरफ देखती है तो वहाँ पर कोई गेट नहीं होता। इससे ये साबित हो जाता है कि बाबा यागा को बुलाने के लिए गेट पर नॉक करना पड़ता है और जब ऐसा एक बार हो जाता है तो वो कहीं से भी आ सकती है। अब यहाँ पर तो बचपन में जेस ने माँ होने का कोई फर्ज नहीं निभाया पर अब ये कोई कसर नहीं छोड़ने वाली। और फिर क्लोई और जेस टीरा से जाकर मिलती है और वो कहती है कि ये बाबा यागा नहीं है और वो कहती है कि इंटरनेट की सारी बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए और उसका कहना ये था कि ये मैरी की सोल है और इसे सब लोग चुड़ैल कह रहे थे और उस पर गलत इल्जाम लगाया गया था जिसकी वजह से उसने सुसाइड कर लिया। और क्लोई ने भी उसे चुड़ैल कहा था जिसकी वजह से मैरी की सोल उसके पीछे पड़ गई है, न कि बाबा यागा। और क्लोई इस बात का जिम्मेदार खुद को मानने लगती है और वहाँ से भाग जाती है और पूरी रात सड़कों पे चलती रहती है जिसकी वजह से उसे फॉस्टर हाउस वाले फॉस्टर हाउस में ले जाते हैं। टीरा इस चीज को ठीक करने के लिए मैरी को एक इलाज बताती है जो कि था मैरी के साथ जो ऐसा गलत हुआ और जिसने ऐसा किया उसको पकड़ा जाए ताकि उसकी आत्मा को शांति मिल जाए। वो एक स्ट्रेंज बात करती है कि अगर मैरी के लिए सच्चे दिल से प्रे करे तो शायद मैरी उसके लिए हेल्प करेंगी। और कोइंसिडेंस से मैरी को उसके कार में स्कल्पचर का टुकड़ा मिलता है, एक बच्चे का स्कल्पचर। जब वो स्टूडियो में जाती है तो उसे स्कल्पचर में एक बॉक्स मिलता है जिसमें माइकल और मैरी के बारे में था और उसमें एक पेन ड्राइव भी थी जिसे चेक करने पर डिटेक्टिव मैरी से बहुत चिल्ला चिल्ला कर बात कर रहा था, बेसिकली उसे इंटेरोगेट कर रहा था। अब जेस डिटेक्टिव को कॉल करती क्योंकि उसने बताया था कि मैरी के घर से एक माइकल नाम का लड़का काफी सालों से गायब हो गया था। जेस को अब फॉस्टर हाउस वाले बुलाते और उसे कहते कि तुमने ड्रग लिया था
क्योंकि क्लोई ऐसे ही सड़कों पर घूम रही थी। जेस और क्लोई वहाँ से भाग जाते क्योंकि सच्चाई तो वो दोनों भी जानते थे। वो सीधा टिया को कॉल करती है कि वो उनकी मदद करेंगी और वो उन्हें पार्क में बुलाती है। और तभी वहाँ पर गटर की एंट्री खुलती है और 2 बार नॉक होकर बाबा यागा क्लोई को वहाँ पर खींच लेती है और उसे अपनी दुनिया में खींच ले जाती है। और जेस बस देखती रह जाती है। गुस्सा होकर जेस सीधा चली जाती है मैरी के घर पर और वो वहाँ से एंट्री लेने की ट्राई करती है, लेकिन उसकी वजह से उसके पैर में चोट लग जाती है कील की वजह से। और तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है और जेस को पकड़ कर वो ले जाती है। लेकिन वहाँ से जाने से पहले जेस ने वहाँ पर 2 बार नॉक कर लिया था क्योंकि वो चाहती थी कि बाबा यागा उसे खींचकर अपनी दुनिया में ले जाए और वो क्लोई को वहाँ पर बचा पाए। अब डिटेक्टिव जेस को इंटरोगेट करने लगता है और वो बस मैरी का ही नाम लेती जाती है, लेकिन वो उस पर बिलीव ही नहीं करता। और तभी वो अपने पैर में लगी चोट को खुरचती है और उसे जो खून निकलता है वो उसको निकल कर दीवार में कुछ लिख देती है। और बस बाबा यागा आकर उसके लिए उसकी दुनिया का पोर्टल ओपन करती है, जो कि काफी वियर्ड था। बाबा यागा उसे भी अपनी दुनिया में ले जा सकती थी क्योंकि वो भी मार्ड हो चुकी थी आफ्टर नॉकिंग ट्वाइस। खैर इसके पीछे भी एक ट्विस्ट है जिसके बारे में मैं आगे बताऊंगा। डिटेक्टिव जब मॉनिटर में देखता है तो उसे जेस कहीं पर भी नजर नहीं आती। पुलिस स्टेशन में लाइट्स भी ब्लिंक होना शुरू हो जाती है और अंदर जाके देखने में उसे जेस का मैसेज भी मिल जाता है, जो ये था कि यू नो वेयर टू फाइंड मी। जेस बाबा यागा की दुनिया में थी जो कि बिल्कुल डिफरेंट थी। जेस को किसी की आवाज सुनाई दी थी और उसे बाबा यागा के गुफा के पास पहुंच जाती है और वहाँ पर हमें माइकल भी दिख जाता है जिसकी उम्र जरा भी नहीं बड़ी थी क्योंकि वहाँ पर टाइम और स्पेस काम नहीं करता। बाबा यागा एक बच्चे को खाते हुए दिखाई देती है टू फेड ऑन देयर एनर्जी। और जेस किसी तरह क्लोरी को वहाँ से छुड़वा लेती है। और जब बाबा यागा उन्हें पकड़ने वाली होती है कि तभी डिटेक्टिव मैरी के घर पर जाकर 2 बार नॉक कर देता है, जिसकी वजह से बाबा यागा का थोड़ा ध्यान उसकी तरफ चला जाता है। ये दोनों गेट की तरफ भागती है और फिर वहाँ से बाहर निकल जाती है, लेकिन बाबा यागा डिटेक्टिव को खींचकर अंदर ले जाती है और उसको ऐसे ही मरने के लिए छोड़ देती है क्योंकि उसको ऐसा लग रहा था कि मेरी की हालत का जिम्मेदार यही था। और अब घर पर बैन आ जाता है जो कि किसी काम से बाहर गया हुआ था और वो घर पर किसी को आकर देखता है और वो पुलिस बोलने की बात करता है। और हम देख पाते हैं कि ये टिया थी जिसने बेन को मारकर कार में डाल दिया था और वो भी बाबा यागा की एक स्लेव थी क्योंकि उसके चेस्ट पर भी वैसे ही निशान था। और वो मार्क भी खुद ब खुद गायब हो जाता है और अब खुलते हैं असली पत्ते। असल में टीरा ने खुद जेस को ये लॉकेट पहनाया और इसे ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि डिटेक्टिव एक बुरा आदमी है और माइकल को गायब करने में उसका ही हाथ था और मैरी को उसे नहीं फंसाया था। जबकि क्लोई ये बताती है कि डिटेक्टिव ने उन पर विश्वास किया था कई सालों पहले और उन्होंने सब कुछ संभाल लिया था। टीरा ने यहाँ पर एक इनोसेंट इंसान को फंसाया। अपना स्टेव उसने ट्रांसफर कर दिया जेस को एक इनोसेंट जान दिलवाकर। अब आपको तो याद होगा कि इस डेमन की स्लेवरी से हटने के 2 रास्ते थे। एक तो था सुसाइड जो कि मैरी ने कर लिया था और दूसरा किसी इंसान को ट्रिक करके और उस इंसान से अनजाने में किसी इंसान की जान दिलवाकर। तो टीरा ने जेस को फंसाकर ये सब करने में उसको मजबूर कर दिया। अब अंत में ये लॉकेट बर्न होना शुरू हो जाता है और अब बाबा यागा की नई स्लेव जेस बन चुकी है क्योंकि उसके चेस्ट पर वही निशान बन चुका था। और हम बाबा यागा के पोर्टल को ओपन होते देखते और वो इस दुनिया में आ जाती है। तो अब सबसे पहले शिकार मेरे हिसाब से जेस की बेटी ही होंगी क्योंकि अगर उसने स्लेवरी नहीं की तो वो भी मारी जाएंगी और अल्टीमेटली ये दोनों भी मारी जाएंगी और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। और मुझे इस मूवी की एक बात जरा कंफ्यूजिंग लगी कि क्यों बस मैरी के घर के दरवाजे पर ही नॉक करने से एक कर्स शुरू होता है। आई मीन कि अगर कोई स्लेव सुसाइड करती है तो क्या वो उसी के घर से शुरू होती है या फिर कोई और रीजन था। और ऐसा भी हो सकता है कि और भी कई सारे पोर्टल्स और स्लेव्स हो जिसकी वजह से वो हो रहा है, लेकिन फिल्म में ऐसा कुछ बताया नहीं। या फिर मेरे हिसाब से मैरी इस डेमन की फर्स्ट विक्टिम होगी। जैसे कि मैरी ने उसको उसकी इच्छा पूरी करने के लिए बुलाया होगा तो शुरुआत में तो डेमन ने उसकी इच्छा पूरी कर दी होगी और बाद में इस कर्स में उसे फंसा लिया जिसके चलते उसने सुसाइड कर लिया। पर यहाँ पर एक और मिस्टेक सामने आती है कि टीरा के पास वो लॉकेट कहाँ से आया और उसको एक कर्स कहाँ से मिला होगा। तो इसी के साथ ही वीडियो हमारी एंड हो जाती है।